नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 18 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो है, फर्स्ट न्यूज़ फ्रंट पेज से कि सीबीएसई ने फाइनली एक 40-30-30 का एक फार्मूला फाइनलाइज किया जिसके बेसिस पे क्लास 12th का रिजल्ट आएगा। तो इस आर्टिकल को हम इंटीग्रेट करेंगे। एक एक्सप्लेन पेज पे एक आर्टिकल है पूरा डिटेल में कि कैसे कैलकुलेशन होगी, क्या फाइनलाइज किया गया है। ओके, इसके अलावा फ्रंट पेज पे कोई काम की चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन पेज पे आ गए हम सीधे। तो यहाँ पर एक तो ये डिस्कस करेंगे कि यूएसए में फेडरल रिजर्व के द्वारा जब कभी भी रेट्स को, इंटरेस्ट रेट को चेंज करने की बात की जाती है तो उसका असर हमारे मार्केट पे क्या पड़ता है जानेंगे। ठीक है, दूसरा आर्टिकल हम एक्सप्लेन पेज पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वही सीबीएसई वाला फॉर्मूला फर्स्ट आर्टिकल के साथ इंटीग्रेट करके। बाकी इन दोनों आर्टिकल्स की थोड़ी समरी ले लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है जिसको हम देखेंगे, जिसमें चाइना का स्पेस स्टेशन का एक मॉड्यूल है वो लॉन्च किया जा चुका है। जानेंगे उस मॉड्यूल का नाम भी और बाकी स्टेटस भी जानेंगे कि अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में टेंशन के चलते वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया उस पर। ओके, इसके अलावा आगे देखते हैं। इकोनॉमी पेज पे फिर से यहाँ पर यूएस फेडरल रिजर्व वाली जो रेट को हाइक करने वाली बात है वो ही समझाई हुई है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना कंटेंट, वो इतना हमारे काम का है नहीं, तो नहीं देखेंगे। डिटेल हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट देख ही लेंगे एक्सप्लेन पेज पे, ये हमारे काम का नहीं है। इधर आप देख सकते हो स्विस बैंक में डिपॉजिट्स या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इंडियंस की तरफ से, वो जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे वो, ये देखिए कि CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, राइट, तो इनके द्वारा सजेशन दिए गए हैं कि कैसे हम GDP को सही ट्रैक पर ला सकते हैं। स्टिमुलस की ज़रूरत है कि 1.3% ऑफ GDP मार्केट में फेंका जाए पैसा। तरीके बताए जा रहे हैं। अच्छा सजेशन, अच्छे सजेशंस हैं, आंसर राइटिंग में काम आ जाएंगे आपके। इसके अलावा हम जो देखने वाले हैं वो ये वाला मुद्दा, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों डिवीज़न बेंच के पास पहुंच गए कि भाई जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रोब करने के लिए अलाउ किया गया है उसको आप एक बार रिव्यू करो, देखेंगे। बाकी बचे हुए पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो समरी लेंगे, नहीं ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको डिटेल में देखते हैं। फ्रंट पेज पे फर्स्ट न्यूज़ कि 40-30-30 फार्मूला सबमिट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया और CBSE में भी ये फाइनलाइज हो गया, जिसमें क्लास 10th के जो मार्क्स हैं उनको 30% वेटेज मिलेगा, क्लास 11th के जो मार्क्स हैं उनको 30% वेटेज मिलेगा, और क्लास 12th में प्री बोर्ड्स या मिड टर्म कोई भी एग्ज़ाम दी हुई है स्टूडेंट की उसको 40% वेटेज मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट आने के चांसेस हैं CBSE के जुलाई 31 तक। तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे क्या फार्मूला फाइनलाइज होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया था CBSE का क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम। तो अब मार्क्स को कैलकुलेट करने का जो प्रोविज़न था वो फाइनलाइज हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं 12th में जो कि 80 मार्क्स के हैं, कुछ 70 के हैं, कुछ 60 के हैं, कुछ 50, कुछ 30, इस तरीके से वेरिएशन आता है उनमें। ओके, तो उनका वेटेज किस तरीके से आएगा, आप देखो कि क्लास 10th में जो स्कोर है उसका 30%, ठीक है, क्लास 11th का भी 30%, क्लास 12th का 40% रहेगा। ओवरऑल आप देखोगे कि 80% मार्क्स वाला अगर सब्जेक्ट कोई है, जैसे मान लो यहाँ पर मैथ्स, हिस्ट्री या कोई भी लैंग्वेज वाला एक एग्ज़ाम है, तो उसमें 80% मार्क्स तो हो जाते हैं थ्योरी के और 20% लगभग हो जाते हैं प्रैक्टिकल के। 20 मार्क्स होते हैं थ्योरी के, प्रैक्टिकल के, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर देखा जाएगा। सिमिलरली कार्नेटिक, म्यूज़िक, वोकल की बात करो या कंप्यूटर साइंस की बात करो तो उनमें थ्योरी का तो स्कोप है 30 मार्क्स का, प्रैक्टिकल्स का है 70 मार्क्स का। तो इसी वेटेज को ध्यान में रखते हुए ये फाइनल किया गया है फिगर। अब आप देखो 80 मार्क्स अगर मैक्सिमम है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में 80 में से मार्क्स देने हैं तो वो किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा कि 24 मार्क्स का हिस्सा जो है वो तो 10th क्लास में चला गया। 80 का 30% 24 होता है। सिमिलरली 80 का 30% 24 मार्क्स जो हैं वो 11th की परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा, और सिमिलर फिर बचे हुए हैं 40%, वो 32 मार्क्स का जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा 12th में स्कोर के बेसिस पे। अब आप देखो कि किसी बच्चे के 10th में जितना स्कोर है, अब जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखा जाएगा, यहाँ पर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स सब्जेक्ट में 10th क्लास और 11th क्लास में उस बच्चे की क्या परफॉर्मेंस रही, उस सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस बेसिस देखा जाएगा।
राइट। तो 10th क्लास में जो परफॉर्मेंस रही उसके हिसाब से 24 में से नंबर दे दिए जाएंगे। क्लास 11th में जैसी परफॉर्मेंस रही उसके हिसाब से 24 में से मार्क्स मिल जाएंगे। और 12th क्लास के जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स या जो कुछ भी उन्होंने कर लिया अपने स्कूल लेवल पे प्री बोर्ड्स में ऐसे, तो उसमें से इनको मार्क्स मिल जाएंगे 32 में से, ठीक है। और फिर प्रैक्टिकल के 20 नंबर बच गए, उसमें से मार्क्स और आ जाएंगे। तो ऐसे करके आप देखोगे ओवरऑल मार्किंग यहाँ पे फाइनल कर दी जाएगी। तो 12th क्लास के मार्क्स कितने हो गए? 52 आउट ऑफ 100, और रिमेनिंग 48 मार्क्स हो गए 10th और 11th के। तो यूं हर एक सब्जेक्ट का अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा, और इस फॉर्मूला को बोला गया है 40-30-30 फॉर्मूला, ठीक है। ये चीज इसमें मेन बताई जा रही है। और यहां पे देखो आगे भी बताया जा रहा है प्रोविजन कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है इस प्रपोजल को, 40-30-30 फॉर्मूला को। क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर की जो अनसर्टेनिटीज थी वो हट चुकी हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस फॉर्मूला से खुश नहीं है तो वो एग्जाम में भी बैठ सकता है, पर हाँ एग्जाम कब होगी? जब सिचुएशन कंड्यूसिव होगी, एग्जाम कराने लायक सिचुएशन हो। मान लो किसी बच्चे के स्कोर ऐसा आ रहा है कि वो पास ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर उसको एक्सपेक्टेशन ये है कि वो मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था पर मेरे नहीं हुआ, तो उनके लिए एक ऑप्शन, एक विंडो रखी है। ओके, अब चलते हैं हम सीधा एक्सप्लेन पेज पे, वहां पर थोड़ी और डिटेल लेते हैं। सेम आर्टिकल कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आप देखोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने अपनी तरफ से फार्मूला सबमिट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के पास में, जिसमें क्लास 12th 11th और 10th के मार्क्स के बेसिस पे फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब बात यह है कि ये जो मार्क्स रिजल्ट फाइनलाइज होगा इसमें क्या प्रोसेस होगा वो देखने वाली बात है। तो इसमें क्लास 12th के मार्क्स तो देखो कि मान लो कोई यूनिट टेस्ट दिया हुआ है बच्चे का, या मिड टर्म दिया हुआ है, या प्री बोर्ड्स दिए हुए हैं, उनको वेटेज दे करके फिर उसके हिसाब से काम किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक कमेटी होगी जिसका नाम है रिजल्ट कमेटी। हर एक स्कूल के अंदर रिजल्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जो कि 5 मेंबर कमेटी होगी। उसके अंदर स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, 2 सीनियर मोस्ट टीचर्स होंगे जो कि क्लास 12th को पढ़ाते हैं वहाँ पर जिस स्कूल में ये कमेटी इस्टेब्लिश हो रही है, और दो टीचर्स और होंगे क्लास 12th के ही टीचर्स जो कि पड़ोसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, नियर बाई कोई भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में ये 5 मेंबर की कमेटी होगी जो कि मार्क्स को फाइनलाइज करने में अपनी तरफ से अप्रूवल देगी। इसके अलावा कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि 12th क्लास में प्री बोर्ड्स को ही सोल पॉइंट माना जाए कि हाँ अकेला इसी के बेसिस पे रिजल्ट हम डिक्लेयर करेंगे 12th का, या 12th के मार्क्स को हम आगे बढ़ाएंगे, या मिड टर्म या उस प्री बोर्ड्स दोनों को मिला करके करना चाहेंगे, वो कमेटी की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड है। और मार्क्स देने की जो पॉलिसी होगी वो बोर्ड के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग करना होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। 11th क्लास के कंपोनेंट्स का मैं बता चुका हूं आपको कि कैसे रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में 11th में जैसे 3 थ्योरी सब्जेक्ट हो गए मान लो, है ना। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। तो ऐसे में मैथमेटिक्स में जितना स्कोर 11th में किया है उसके हिसाब से उसके 30% मार्क्स को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा 12th के लिए। सेम चीज़ आप 10th क्लास पे अप्लाई करोगे। ओके, फिर बात आ जाती है टेबल किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो ये टेबुलेशन फॉर्मूला हमने फ्रंट पेज पे देख लिया, तो रिपीट करने की हमें ज़रूरत है नहीं। फिर बात आ जाती है कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या रहेगा, प्रोसेस का किस तरीके से काम होने वाला है। तो इसमें देखो बोर्ड एग्जाम परफॉर्म जिस तरीके से होने वाले थे उसके चलते अभी थोड़ी बहुत इशू है कि अब एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। तो इसमें स्कूल मान लो कोई ABCD, ये 4 स्कूल्स हैं। अब ये चारों स्कूल्स के बीच में कंपटीशन है। तो अब यहाँ पर एक थोड़ी सी डाउट वाली बात क्या आ जाती है कि अगर ए के अंदर ए स्कूल में जो ये रिजल्ट कमेटी है वो कुछ डिसाइड करती है मार्क्स देने के लिए, और बी में भी बी की भी जो स्कूल कमेटी है वो डिसाइड करती है। अब जो 2 टीचर्स की ज़रूरत थी जो कि पड़ोसी स्कूल के आएंगे उस कमेटी में, ठीक है, तो वो हो सकता है कि बी और ए के बीच में अंडरस्टैंडिंग पहले से हो, तो बी के टीचर्स जाके ए में बैठ गए और ए के टीचर्स जाके बी में बैठ गए। अब हो गई कमेटी कंप्लीट। अब इन्होंने रिजल्ट दे दिया विन विन भाई, बहुत शानदार, 90% मार्क्स दे दिए बच्चों के। क्यों? क्योंकि स्कूल्स का तो टारगेट एक ही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा उतने एडमिशन्स हमारे अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे में इस माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या किया जाएगा कि स्कूल का प्रीवियस 3 CBSE बोर्ड एग्जाम्स में रिजल्ट क्या रहा है उस स्कूल के रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा। मतलब कि बच्चों को मार्क्स देने के बाद में रिजल्ट को मॉडरेट किया जाएगा, मतलब एडजस्ट किया जाएगा। और वो मॉडरेशन जो होगा वो किसके बेसिस पे होगा? प्रीवियस 3 बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स पे।
अब उनके बेसिस पे आइडिया लग जाएगा कि स्कूल के अंदर कितनी घपलेबाजी की जा रही है मार्क्स में। एक तो ये अच्छी बात है। दूसरा, एक टॉलरेंस भी दे दी कि आप अगर 2020-21 सेशन के लिए स्कूल के मार्क्स अगर डिसाइड करते हो तो प्रीवियसली जो आपके स्कूल का रिकॉर्ड रहा है ना, जो रेफरेंस ईयर 3 साल मैंने बोले, ठीक है, तो उसके ±5% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं कि 80% स्कूल का रिजल्ट रहा था, अब की बार 95% तक रिजल्ट आप बना रहे हो, वो चीज़ नहीं चलेगी। टॉलरेंस केवल कितनी है? ±5%। तो ये कुछ कैविएट्स हैं, कुछ वार्निंग्स हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं रिजल्ट को इम्पार्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर बात आ गई, बच्चे अगर पास नहीं होते हैं तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं जब सिचुएशन कंड्यूसिव हो। असेसमेंट से कोई खुश नहीं है, इससे वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ, तो एक ऑप्शनल एग्ज़ाम के पॉइंट रखा जा रहा है जिसमें कि वो कंड्यूसिव सिचुएशन हो तो बोर्ड एग्ज़ाम करवा देगा, वो उस टाइम पे एग्ज़ाम में दे सकते हैं। तो कहने का मतलब एक सप्लीमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन भी दिया जा रहा है बच्चों को। ओके, तो ये तो था सारा मुद्दा। अब आगे नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। पेपर क्लिप की बात करें तो एक सिंपल सी बात आई है कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड, हमारी जो नॉर्मल जुकाम लगती है ना, अगर उस वायरस से इन्फेक्टेड कोई है तो कोविड-19 का इन्फेक्शन उसको ज़्यादा परेशान नहीं करता। देखो, कॉमन कोल्ड जो होती है उसका वायरस होता है, यहाँ पे देखो, राइनो वायरस, ठीक है। तो उसके चलते अगर किसी को पहले से बीमारी हो गई है तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के चलते प्रोटीन क्रिएट होता है जिसको बोलता है इंटरफेरोन। ये देखो, इंटरफेरोन एक इम्यून सिस्टम प्रोटीन है, वो हमारी बॉडी में जनरेट हो जाता है। तो ऐसे में जिस भी इंडिविजुअल को राइनो वायरस ने इन्फेक्ट कर रखा है, मतलब कॉमन कोल्ड हो रखी है जो हमारे नॉर्मल जुकाम लगती है, तो उन इंडिविजुअल्स को कोविड ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है। ये रिसर्च में बात निकल के आई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल दी हुई है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज से ही है, जिसमें ये बताया कि यूएसए के फेडरल रिजर्व ने हिंट दिया है कि वो दो इंटरेस्ट, मतलब आप देखोगे 2023 तक 2023 में रेट्स में हाइक करेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे यहाँ पर सेंसेक्स डाउन चला गया। अब इसका रिलेशन क्या है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इंडियन मार्केट के ऊपर यूएसए के फेडरल रिजर्व का क्या असर है? देखो, अगर अभी हम सिचुएशन देखें हमारे यहाँ पर, तो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर हाईएस्ट चल रही है, अभी बहुत लेवल मैक्सिमम चल रहा है। आप देखो, नवंबर 2020 से मई 21 के बीच में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो देखो आप, कि नवंबर 2020 में 6.93 थी, ठीक है, अगर इसी पिछला जो साल गया उसकी बात हो रही है। पर अभी जो है धीरे धीरे राइज होते हुए सीपीआई 6.3% तक पहुंच गया है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो वो भी हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, अगर इन सारे मंथ्स में हम प्रीवियसली अगर कंपेयर करें तो 12.94। तो देखो, इन्फ्लेशन तो हमारे यहाँ पर भी अच्छी खासी है। और दूसरी तरफ अगर यूएसए की बात करें तो उसके ऊपर यहाँ पे कमेंट किया जा रहा है संदीप सिंह जी के द्वारा, और आंचल मैगजीन के मैगजीन या समथिंग ऐसे मैगजीन पढ़ेंगे हम, तो आंचल जी के द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर ये है कि यूएसए के फेडरल रिजर्व ने ये कहा है कि हम 2023 आते आते टू रेट हाइक करेंगे हमारे इंटरेस्ट रेट के अंदर। इससे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट अगर राइज होगी तो देखो, यूएसए में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि यूएसए का इकोनॉमी यहाँ पर है, इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर है। अब अगर कोई इंडिविजुअल को डिसाइड करना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे पैसा कमाना है, मेरे पैसे से पैसा बनाना है मुझे, तो वो बंदा इन्वेस्ट कहाँ करेगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होगा? नॉर्मल कंडीशंस में देखोगे तो यूएसए की तरफ होने के चांसेस है बजाय कि इंडिया के। फिर बात ही आ जाती है कि यूएसए में जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं है अभी इस टाइम पे। थोड़ा सा कोविड-19 के चलते फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स तो लगभग 0% के लगभग कर रखी हैं, तो ऐसे में वहाँ पर कुछ फ़ायदे वाला नहीं है इन्वेस्टमेंट। तो ये इंडिविजुअल जो है वो किस तरफ मूव कर लेगा? इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर देगा। अब होता क्या है, जैसे ही यूएसए में इंटरेस्ट रेट अगर राइज कर दी जाती है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट राइज कर दी, इसका मतलब क्या हो गया, फेडरल रिजर्व जो है वो मार्केट से पैसा खींचना चाह रहा है। इसका मतलब हो गया कि अगर इंटरेस्ट रेट राइज हुई तो लोग जो हैं वो बैंकों में इन्वेस्ट करेंगे या फिर बैंकों में डिपॉजिट कर देंगे, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, रिटर्न मिले, ब्याज ज़्यादा कमा सके। तो ऐसे में आप देखोगे मार्केट में डॉलर की क्वांटिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी।
अब आपको मैंने पहले बताया था कि कभी भी कोई भी चीज की मार्केट में अगर वॉल्यूम कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, तो वो क्वालिटी में अपने आप इंप्रूव कर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डॉलर के नंबर्स अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो उस परिस्थिति में यहां पर डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, एक कंडीशन तो यहां पर। अब आ जाओ इंडिया की तरफ आप, कि हमारे यहां पर जो भी ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल, हम डॉलर्स में किया करते हैं। तो रुपए का और डॉलर का एक रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। रीर और नीर के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, बाकी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूं मैं उसका वीडियो का, आप समझ जाओगे कि किस तरीके से एक्सचेंज रेट काम करती है। तो होगा क्या यहां पे कि जैसे ही डॉलर की वैल्यू यहां पर राइज हो गई और रुपए की वैल्यू अगर स्टेबल भी है, तो उस केस में डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो रुपए को अपने आप ही डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमारे यहां इंडिया में ये अट्रैक्शन का पॉइंट नहीं बनेगा। दूसरी चीज, यूएसए एक एडवांस्ड कंट्री है, वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, वहां पर अगर रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं तो लोग उधर ही अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि आज एक एग्जांपल दूं, पढ़ने के लिए हमारे स्टूडेंट्स कहाँ जाने की कोशिश करते हैं? क्या वो पाकिस्तान में पढ़ने की इच्छा रखते हैं? नहीं, वो जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पर उनको एडवांसमेंट मिले, ठीक है, और वो भी इकोनॉमिकल एडवांसमेंट, तो कुछ ज्यादा ही पॉइंट रहता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे में इन्वेस्टर इंडिया की तरफ ना अट्रैक्ट होकर के पैसा निकालेगा, अगर इंडिया में इन्वेस्ट भी कर रखे हैं तो पैसा निकालेगा और यूएसए में ले जाके इन्वेस्ट कर देगा। तो ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई तो इसका रिवर्स भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर यूएसए का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की बजाय कम कर दे, ठीक है, अब यहां पर बढ़ाने की बजाय कम करने की परिस्थिति में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मार्केट में डॉलर जो है वो बहुत घूमना शुरू होगा। क्यों? एक तो लोन आसानी से मिल जाएगा कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, दूसरा लोगों के पास में अगर पैसा है तो वो लोग डिपॉजिट भी नहीं कराएंगे बैंकों में या फिर कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में डॉलर, नंबर ऑफ डॉलर्स मार्केट में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब अप्लाई कर दो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट कि अब नंबर ऑफ डॉलर्स मार्केट में ज्यादा हो गए तो डॉलर की वैल्यू डाउन हुई कि नहीं? अब वो वैल्यू डाउन हुई तो इधर रुपया ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा कि नहीं? ऐसी परिस्थितियों में फिर मार्केट में कौन सा मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? जिन लोगों के पास में डॉलर्स हैं वो जाएंगे सीधा का सीधा इंडियन मार्केट की तरफ इन्वेस्ट करने के लिए। तो वैसे तो अभी प्रीवियस अगर मतलब स्टेटमेंट्स की बात करें हम फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए के, तो उन्होंने ये कहा था कि हम जल्दी ही इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे, पर फिर बाद में देखा कि इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस का सामना कर रही है, वहां पर भी डिमांड कोलैप्स कर रखी है। तो उन्होंने फिर से रिव्यू किया, तब फाइनलाइज किया कि अब हम इंटरेस्ट रेट को राइज नहीं करेंगे और 2023 आएगा तब जाकर के हम इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे। तो अभी 2 साल का एक तरीके से अकोमोडेटिव स्टांस है वहां पर फेडरल रिजर्व का। तो ऐसे में मार्केट में यूएसए का जो डॉलर है वो बहुत घूमेगा। तो ये परिस्थिति कहीं ना कहीं आने वाले 2 साल के लिए इंडिया के लिए फेवरेबल है। पर यूएसए ने ये कहा ना, यूएसए के फेडरल रिजर्व, हम 2023 को हाइक कर देंगे इंटरेस्ट रेट, तो उसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म अभी एक झटका लगा है, तो इसमें सेंसेक्स थोड़ा सा डाउन गया है। क्यों? क्योंकि अब यहां पर इंटरेस्ट रेट अगर राइज होती है तो अट्रैक्शन किस तरफ जाएगा? एक्चुअली इस तरफ जाएगा, यूएसए की तरफ। अब आप देखो इंडिया की परिस्थिति हमने देखी, इन्फ्लेशन हमारे यहां पर भी WPI 12.94 चल रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन CPI 6.3 चल रहा है। सेम चीज आप देखो कि इन्फ्लेशन टारगेट RBI को जो दिया हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन का, दैट इज 4 ± 2%। अब उससे भी ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे यहां पर तो देखो RBI जो है खुद कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, एक टाइट रोप के ऊपर RBI को वॉक करना है, ठीक है, वॉक ऑन द टाइट रोप। तो ऐसी परिस्थितियों में RBI तो ज्यादा अकोमोडेटिव स्टांस अब कर नहीं सकता, एक लिमिट है वो कर दी। दूसरी तरफ इकोनॉमी को ग्रो भी करवाना है, तो ऐसे में RBI इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा नहीं सकता। वजह कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा RBI तो उसके चलते मार्केट से पैसा फिर से कम होने लग जाएगा। तो पहले ही इकोनॉमी कॉलेप्स की तरफ है। कॉलेप्स तो क्या मतलब, बहुत ज्यादा श्रिंक कर रही है हमारी इकोनॉमी या डाउन परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे में उस परफॉर्मेंस को डाउन करने का और स्कोप नहीं बचता है। वही चीज आप यहां पर अप्लाई कर दो फेडरल रिजर्व की। तो फेडरल रिजर्व ने पहले तो ये कह दिया था कि हम जल्दी से जल्दी ही इंटरेस्ट रेट को राइज करेंगे, पर वही चीज है कि चलो ठीक है, हम नियर 0% रखेंगे इंटरेस्ट रेट पे 2023 में। अब आप एक चीज ध्यान से देखें कि जब जब भी इंटरेस्ट रेट राइज होती हैं उसी टाइम पर आप देखोगे बॉन्ड की यील्ड है उस पर भी असर देखने को मिलता है। बॉन्ड यील्डिंग क्या होती है? ये एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है, उधार लेने का तरीका है कि मार्केट में बॉन्ड्स फेंके जाते हैं और फिर उससे मार्केट से लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है। कोई भी कंपनी हो सकती है, सरकार खुद भी हो सकती है। तो फेडरल रिजर्व जो है वो भी पूरी कोशिश ये कर रहा है कि कैसे भी करके मार्केट से पैसा इकट्ठा किया, मार्केट में
पैसा फेंका जाए। उसका तरीका क्या होता है कि फेडरल रिजर्व जो है वो यूएसए में जो बॉन्ड रिलीज हो रखे हैं उन बॉन्ड्स को परचेज कर रहा है। अब बॉन्ड्स को अगर यूएसए का फेडरल रिजर्व परचेज करता है तो क्या हो जाएगा, खुद परचेज कर रहा है, इसका मतलब मार्केट में डॉलर्स बढ़ेंगे। तो ऐसे में क्या परिस्थिति हो गई, ये एक तरीके की हो गई चीज कि बॉन्ड जो है वो मतलब डॉलर जो है वो बढ़ रही है यूएसए के अंदर, और उसका असर कहीं ना कहीं हमें भी देखने को मिलता है। खैर फिलहाल तो शॉर्ट टर्म की हम बात करें, जो 2023 का इंटरेस्ट रेट राइज करने की बात की गई है फेडरल रिजर्व के द्वारा, तो वो 2023 में होगा, पर अभी एक सिग्नल है केवल, तो सिग्नल का ही थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पे असर है। बाकी अगर अभी करंट सिचुएशन देखें तो ऐसी परिस्थितियों में अभी कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा ना ध्यान दे करके अभी सरकारें ध्यान किस पे दे रही हैं कि कैसे भी करके इकोनॉमी को ग्रोइंग पाथ पे ले जाया जाए, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी भी क्राइसिस का सामना कर रही है तो इंडियन इकोनॉमी भी क्राइसिस का सामना कर रही है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी थी। इसके अलावा बात आ गई कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। तो देखो जैसे ही यूएसए ने कहा कि हम हमारे यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो अब राइज करेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल करके लोग किस में चले जाते हैं, डेट मार्केट में। इसमें सिंपल सा तरीका ये है, इक्विटी मार्केट का मतलब होता है कि आप शेयर्स लॉन्च कर रहे हो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में देखो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती है आईपीओज, और सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स लॉन्च किए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप डेट मार्केट की बात करो तो वहां पर बॉन्ड्स रिलीज किए जाते हैं। तो अब आप बताओ कि जब इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं, बढ़ाई जा रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में बॉन्ड की भी यील्डिंग बढ़ेगी, मतलब बॉन्ड के ऊपर भी रिटर्न लोगों को ज्यादा मिलेंगे। तो लोग जो है वो इक्विटी से पैसा निकाल करके किधर लेके आएंगे, इस डेट वाले मार्केट में लगाएंगे। इसका मतलब शेयर्स तो बेच देंगे और कहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, यहां पे बॉन्ड्स में। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, यूएसए में अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगी तो वो इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्रीज से पैसा निकालेंगे और वो ला करके इन्वेस्ट कर देंगे कहां पे, यूएसए में। तो ऐसे में दोनों परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इंडिया के लिए थोड़ा सा जर्क है। तो ऐसे में रुपया जो है वो थोड़ा सा और डाउन हो गया और अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 74.08 रुपीज इक्वल्स टू $1। तो इसमें देखो ये इंटरनेशनल प्राइसिंग का बहुत ज्यादा मैटर होता है। फिर बात यह आ जाती है कि इसका इंपैक्ट क्या रहेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाइक का। अर्लियर अगर बात की जाए तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अगर मोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो ये आर्टिकल बहुत आसान है अब आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की हमारे बात करें, क्या हमारे लिए कंसर्न है। देखो एक तो हमें इकोनॉमी को ग्रो करवाना है, इंडियन इकोनॉमी को, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का हमने देखा तो वाकई में कंसर्न तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही एक तरीके से चिंता में ही आ जाए, क्योंकि इकोनॉमी में अब सेकंड वेव का थोड़ा सा श्रिंक होना देखा जा रहा है कि कोविड-19 के केसेस अब धीरे धीरे कम आ रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हमारी इकोनॉमी को मिलने वाला है। इसके अलावा इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइस भी देखो राइज हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है केवल डोमेस्टिक इश्यूज़ के चलते इन्फ्लेशन बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइस हम देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, या फिर आप दूसरे पेट्रोल एलपीजी की तो बात हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ रही है, वो भी हमने देखा। फूड इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे वजह क्या है, इंटरनेशनल मार्केट्स में आप देखो, मैं फिर से वही यूएसए वाला लूंगा पॉइंट कि यूएसए में अगर डॉलर्स ज़्यादा आएंगे तो देखो वहाँ पर भी तो एक यही कोशिश की जा रही है ना सरकार के द्वारा कि डिमांड बढ़ाई जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांग करें। अब वहाँ पर डॉलर्स अगर ज़्यादा होंगे तो वहाँ के मार्केट्स में डिमांड भी ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो आपको पता ही है कि धीरे धीरे अपने आप ही रेट जो है, प्राइस है, इन्फ्लेशन है, वो भी राइज होगा। अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस राइज हो रहा है तो उसका असर तो इंडिया पे पड़ेगा, क्योंकि हम इंपोर्ट भी अच्छा खासा करते हैं। तो इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में प्राइस राइज होना, और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज किया जाता है वो भी 83 मंथ्स प्रीवियस 83 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। तो ऐसे में महंगाई का तो असर सीधा का सीधा हमें इंटरनेशनल मार्केट से भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की बात करो या एडिबल ऑयल्स की बात भी हमने की, ये भी महंगी चल रही है। पल्सेस में भी 9.3% की महंगाई चल रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में महंगाई तो है, पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इकोनॉमी को भी तो हमें एक्सपेंड करना है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें अकोमोडेटिव स्टांस को ही कंटिन्यू करना है, और वही आरबीआई अभी कंटिन्यू कर रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात हम कर ही चुके हैं, और आरबीआई अभी केवल ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन मानते हैं कि वाकई में परेशानी का कारण है, पर अभी अगर ग्रोथ अगर होती है तो उसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं होती अगर इन्फ्लेशन होती है तो, ठीक है। बाकी और चीज़ें आप एक बार खुद से रीड आउट कर लोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता ही दिया, ठीक है। आगे चलते हैं अब।
वर्ल्ड पेज पे जो न्यूज़ है वो ये कि चाइनीज स्पेस स्टेशन का एक मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भी साथ में भेजा गया है। तो भेजा किसको गया है वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वो देख सकते हो आप यहाँ पे कि चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका एक मॉड्यूल जिसका नाम है तियानही, ये नाम याद रखोगे, तियानही रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या था, तो चाइना का स्पेस स्टेशन उसका एक पार्ट है। और ये जो चाइना का स्पेस स्टेशन है लगभग कंप्लीट हो जाएगा बनके 2022 में। अभी जो करंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो, वैसे तो उसका टाइम तो देखो 2015 में ही ख़त्म हो गया था, पर फिर उसको एक्सटेंड कर दिया 2020 तक, और अब और एक्सटेंशन मिला हुआ है 2024 तक। पर उसमें और इम्प्रूवमेंट किए जाएं या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में चाइना के अलावा कोई दूसरा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, उसके ऊपर थोड़े सवाल है। वजह यूएस और रशिया के बीच में खींचतान। ठीक है, अब आपके लिए छोटी सी टास्क है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना उसमें कौन कौन से कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है, क्योंकि मल्टी कंट्री पार्टिसिपेंट मतलब पार्टिसिपेशन के बेसिस पे ये स्टैब्लिश हुआ था। तो इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन गेन करो और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट बॉक्स में बताना आप मुझे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं, आप एक दूसरे के कमेंट देखा भी करो वहाँ पे, राइट। और जो मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो हम स्टार्ट कर लेंगे। अभी थोड़ी मैन पावर की कमी है, आप समझो। अभी जो थोड़े छोटे छोटे मेरे लेवल पे जितना मैं कर पाता हूँ उतनी चीज़ें आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, चाइना का स्पेस स्टेशन की हमने बात करी ली। आने वाले टाइम पे केवल एक ऑप्शन रहने वाला है ये, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे यूएस और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं अपना असर छोड़ ही रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो लॉन्च कहाँ से हुआ था चाइना का, ये इसका जो पार्ट है डिवाइन वेसल। ठीक है, ये देखो शेंजोउ 12 डिवाइन वेसल बोला जाता है इसको। अगर हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें, शेंजोउ का मतलब हो गया वहाँ पर वहाँ का क्या बोलते हैं इसका चाइनीज़ लैंग्वेज में। ठीक है, इस स्पेस स्टेशन का नाम और डिटेल आप खुद से एक बार नज़र मारोगे और समझ में आ जाएगा आपको। ओके, आगे चलते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जैक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ये नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में है, तो इसका नाम ज़रूर ध्यान रखोगे, जैक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ये कौन से कंट्री में है, ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें आप। इसके अलावा यूएसए की लीडरशिप को चैलेंज तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नियर अर्थ प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी देखने वाली बात है। आगे यूएसए कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि एक माहौल तो बन चुका है, जैसे कोल्ड वॉर इरा था उस टाइम पर, जो एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ यूएसए, दोनों में होड़ लगी हुई थी, कंपटीशन था एक। ठीक है, कि इंटरनेशनल स्पेस के रीजन में, या फिर आप कहो कि अर्थ के बाहर का जो पूरा एरिया है वहाँ पर किसकी क्या प्रेजेंस आती है, कितनी पकड़ रहती है, वो वाली एक बात अलग है। तो अब देखते हैं आगे क्या ऐसा ही कुछ रिपीट होने वाला है, क्योंकि चाइना ने तो क्लियर कर दिया अपनी तरफ से कि कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट कर दिया यूएसए ने, क्वेड जब से क्रिएट किया है, क्वेड के बाद में अभी भी हमने देखा G7 नेटो या रशिया के साथ भी मीटिंग हुई है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चाइना को घेरने से एसोसिएटेड है। बाकी टाइम बताएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। CII के द्वारा, मतलब आप देखो यहाँ पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल गेन कर लेना। इन्होंने ये बोला है, इनकी जो मीटिंग हुई फाइनली ये स्टेटमेंट दिए हैं कि जीडीपी का 1.3% स्टिमुलस की तरह देने की ज़रूरत है, जिससे कि डिमांड को रिवाइव किया जा सके, क्योंकि अगर डिमांड कम हो जाती है तो इकोनॉमी को क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, रिकमेंडेशंस क्या क्या है। नंबर 1, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र टू वल्नरेबल पीपल, जिन लोगों को भी इस कोविड-19 के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे उनके जो नियर एंड डियर्स की डेथ हुई हो कोविड के चलते, या जिन्होंने इनकम के रिसोर्सेज हैं, इनकम सोर्सेज को लूज़ किया है, या फिर जो भी लाइवलीहुड वो अर्न कर रहे थे वो उनके हाथों से निकल गई, तो उन लोगों को आप कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा। दूसरा, जो लोग रिवर्स माइग्रेट करके गाँव में जा चुके हैं उन लोगों को सपोर्ट देने की ज़रूरत है, और रूरल इकोनॉमी को रीबाउंड करने के लिए नरेगा में हायर एलोकेशन की ज़रूरत है। तीसरा, जो छोटे बिजनेस हाउसेज हैं जो कि जीएसटी एम्बिट में आते हैं, उनको आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो, जैसे एमएसएमईज़ की बात करें। और एमएसएमईज़ आपको पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरीके से बैकबोन है हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म कट करने की ज़रूरत है जीएसटी में, और ड्यूटीज़ भी आप डाउन करो। जो फ्यूल पे आप देख सकते हो पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो रहा है, बोलो उन पे आप जो टैक्सेस लगाते हो उनको भी रिड्यूस करो। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स
जो कि एनपीए की हम बात कर चुके हैं कि आरबीआई ने खुद ने ये मान लिया कि लगभग सितंबर 2021 आते आते 13.5% तक एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे। टोटल जितना क्रेडिट पे चल रहा है पैसा बैंकों के द्वारा दिया हुआ या जितना जो क्रेडिट चल रहा है उसका, तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए ज़रूरत है कि एक और रिकैपिटलाइजेशन पॉलिसी पे काम किया जाए, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए बैंकों में इन्फ्यूज़ किए जाए, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। और इसके अलावा जो ECLGs हैं, इसका मतलब हो गया कि क्रेडिट जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इस स्कीम को आप एक्सपेंड करो फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड तक, जिसमें MSMEs को फायदा होता है। ठीक है, तो ये कुछ की रिकमेंडेशंस हैं जिनको आप एज इट इज नोट डाउन कर लो, बहुत काम किया है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ जाता है ई कॉमर्स कंपनी से रिलेटेड एक आर्टिकल। फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो है वो डिवीजन बेंच तक पहुंच गए। अब मुद्दा क्या है वो जानो आप, कि आप देखोगे कर्नाटका हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच के सामने मुद्दा जाता है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है। ठीक है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस का मतलब कि प्राइसेस कम कर देती हैं, या फिर प्रोडक्ट्स को उनको ही, जब आप फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो तो वो ही प्रोडक्ट को वो सामने लेकर के आती हैं जिन प्रोडक्ट से इन कंपनियों को खुद को ज़्यादा फायदा होता है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस बोले कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रिड्यूस करती हैं। तो इस मुद्दे के खिलाफ में बात जाती है फिर कर्नाटका हाईकोर्ट में, और कर्नाटका हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने ये कहा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस मुद्दे की जांच करेगा। ओके, अब इस बात से फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों खुश नहीं है, और दोनों पहुंच गए कहां पर, कर्नाटका हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच के पास में। तो अब आपके लिए टास्क क्या है, वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ोगे, और एक ये जो CAIT है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इकोनॉमी पेज पे नेक्स्ट न्यूज़ है, आरबीआई ने, देखो हमने अभी कल परसों एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $600 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। तो आरबीआई ने एक चीज़ कही है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, और इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ जो हैं उनके प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि हमने यूएस फेडरल रिजर्व वाले आर्टिकल में डिटेल में भी जाना, और जानते रहते हैं बराबर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो आरबीआई ने ये कहा कि इसी बीच में अगर इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है तो ये $600 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो भी हमारे पास में एनफ नहीं है, इसकी भी हमारी कमी है। तो ये जो $600 बिलियन का रुपया अगर हमारे पास में है, तो फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो हम केवल 15 मंथ्स तक ही इंपोर्ट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। जबकि इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, स्विट्जरलैंड के पास में फॉरेक्स 39 मंथ्स की इंपोर्ट को बेयर करने तक का है, जापान के पास में देखो आप 22 मंथ्स, चाइना के पास में 16 मंथ, रशिया की बात करो 20 मंथ्स। तो ओवरऑल हमारे पास में जितना फॉरेक्स है वो हमारे यहाँ पर जितना इंपोर्ट होता है उसको 15 महीनों तक हम बेयर कर सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि फॉरेक्स रिजर्व को हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए हमारे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए आप कि सेंट्रल बैंक के पास में या डॉलर कितनी होल्डिंग है, गोल्ड की कितनी होल्डिंग है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके सामने, ये देखिए ये वाला पोर्शन, कि इंडिया के पास में, इंडिया 12th लार्जेस्ट फॉरेन कंट्री है जिसके पास में यूएस ट्रेजरी है। मतलब अगर यूएसए के डॉलर की काउंटिंग की जाए ना कि सबसे ज़्यादा यूएसए के अलावा किसके पास में है, तो इंडिया का 12वें नंबर पे स्थान आएगा। सिमिलरली गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया की हमारी रैंक आती है 10th पे। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर फॉरेक्स को और इंक्रीज करने की ज़रूरत है। उसके लिए देखो बेस्ट एक ही तरीका होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हैं। एक बार आप थोड़ा और नज़र डालोगे समझ में आएगा। आगे चलते हैं। फिर एक ये छोटी सी न्यूज़ ये है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक का अमाउंट जो है वो इंडियंस के द्वारा डाला हुआ है स्विस बैंक में, जिसमें डिपॉजिट्स तो थोड़े कम हैं, पर हाँ वहाँ पर सिक्योरिटीज़ या फिर जो बॉन्ड्स ये रिलीज जो होता है ना, उनमें इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा कर रखा है इंडियंस ने, जो कि बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि ब्लैक मनी की जब भी बात आती है ना, जैसे आप देखोगे कि 2013 में 14 में जब ये इलेक्शन थे ना, जनरल इलेक्शन, तो उस टाइम पे मेन जो कोड था यही कि ब्लैक मनी रिटर्न लाएंगे, हम वापस लेकर के आएंगे। उल्टा ब्लैक मनी राइज हो रही है, इसमें ये डेटा बताया जा रहा है। बाकी तो देखो डेटा ही डेटा है, इतना कुछ काम का नहीं है। स्विस फ्रैंक में अगर देखो तो लगभग 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक है, इतना अमाउंट वहाँ पर है इंडियंस का
स्विट्ज़रलैंड के बैंक में, ठीक है, जो कि लगभग 20,700 करोड़ रुपए का अमाउंट हो जाता है। 2020 का ही है ये शार्प सर्ज है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, और तो बाकी देखो डिस्कशन में आप देख लेना न्यूज़पेपर में, मेन चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ही लिया। थैंक यू।